हेलो दोस्तों, श्याम इंस्टीट्यूट ज्ञानपुर में आप लोग का स्वागत है। हिंदी वर्णमाला के स्वर कंप्लीट हो गए हैं। आज हम व्यंजन वर्ण शुरू करने जा रहे हैं। व्यंजन व्यंजन को अंग्रेजी में कॉन्सोनेंट कहते हैं। इनकी परिभाषा है, जिन वर्णों के का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। अर्थात जो वर्ण स्वतंत्र नहीं होते, अर्थात उन्हें स्वर जोड़ा जाता है और उन्हीं की सहायता से बोला जाता है, उसे व्यंजन कहते हैं। अथवा जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों के सहायता के बिना नहीं हो पाता, वे व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। प्रत्येक व्यंजन वर्ण अ स्वर वर्ण से मिलकर बनता है। यदि उसमें से अ स्वर निकाल दें तो उसका रूप हलंत के साथ हो जाता है। जैसे क, कम, ख, ग, घ आदि। देखिए दोस्तों, क में हलंत है, ख में हलंत है, ग में हलंत है, घ में हलंत है। अर्थात इन सभी व्यंजन वर्णों के साथ स्वर वर्ण अ जुड़ा रहता है। इस प्रकार व्यंजन पूर्ण होता है। आगे देखते हैं। व्यंजन वर्ण की कुल संख्या 39 होती है। इसमें स्पर्श व्यंजन, संयुक्त व्यंजन और उच्छिष्ट दोस्तों द्वित भी कहते हैं, द्वितीय व्यंजन होते हैं। व्यंजन वर्ण के 3 भेद हैं: संयुक्त स्पर्श व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, उच्छिष्ट व्यंजन या द्वित। दोस्तों, स्पर्श व्यंजन 33 होते हैं। इसे मूल व्यंजन भी कहते हैं, स्पर्श। और इसमें वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, उच्छिष्ट व्यंजन 2 होते हैं। वर्गीय व्यंजन क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, अड़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। दोस्तों, ये वर्गीय व्यंजन है। अर्थात वर्गीय व्यंजन है 5 गुणे 5 बराबर 25। 5 गुणे 5 बराबर 25। 25 वर्गीय व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन ये 4 होते हैं: य, र, ल, व। य, र, ल, व ये अंतस्थ व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन दोस्तों स, स, ह। स, ह ऊष्म व्यंजन है। इन्हें संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है। दोस्तों, आगे संयुक्त व्यंजन है छ, त्र, ज्ञ, स्र। छ, त्र, ज्ञ, स्र। दोस्तों, क और मूर्धन्य स के योग से छ बनता है। त और र के योग से त्र बनता है। ज और ञ के योग से ज्ञ बनता है। स और र के योग से स्र बनता है। दोस्तों, ये सब जोड़ कर बन रहे हैं, इसलिए ये संयुक्त व्यंजन है। क और स जोड़ेंगे तो छ बनेगा, त और र जोड़ेंगे त्र बनेगा, ज और ञ जोड़ेंगे ज्ञ बनेगा, स और र जोड़ेंगे स्र बनेगा। इसलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। क, स, छ, त, धन, र, त्र, ज, धन, ञ, ज्ञ, स, धन, र,
स्र, इसलिए यह संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। आगे देखते हैं। उच्छिप्त व्यंजन। उच्छिप्त व्यंजन वह वर्ण जिनके उच्चारण में जीभ ऊपर उठकर मूर्धा को स्पर्श कर झटके के साथ नीचे आए उसे उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 2 होती है। दोस्तों, जब हम अपने मुंह में बोलते हैं अड़, तो हमारा जीभ का जो है पीछे वाला भाग मूर्धा, अड़ मूर्धा को स्पर्श करते झटके के साथ नीचे आ जाता है। हम बोलेंगे जब अड़ ढ, तो हमारा जीभ मूर्धा को टच करके झटके के साथ नीचे आ जाता है, इसलिए इसे उच्छिप्त व्यंजन कहा जाता है। व्यंजन के भेद। व्यंजन के कुल 5 भेद हैं। व्यंजन के कुल 5 भेद हैं। पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, तीसरा ऊष्म व्यंजन, चौथा संयुक्त व्यंजन, पांचवा द्विगुण व्यंजन या फिर इन्हें द्वित भी कहते हैं। पहला है स्पर्श व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण में मुंह के किसी स्थान विशेष जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दंत एवं ओष्ठ का स्पर्श हो उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 25 होती है। इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं और इन्हें स्पर्श और उदित व्यंजन भी कहा जाता है। दोस्तों, स्पर्श व्यंजन को उदित व्यंजन और वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। जैसे क, ख, ग, घ, अंग एक कंठ से निकले हैं। जैसे हम बोले क, ख, ग, घ, अंग, हम बोलेंगे देखेंगे हमारा कंठ से ये निकल रहा है। अगर हम कंठ पे उंगली रख के बोलेंगे तो नहीं बोल पाएंगे। च देखेंगे हमारा जीभ जो है तालु पर टकराता है। जैसे देखिए च, छ, ज, झ, ञ, जब बोलेंगे हम तो हमारा जीभ तालु पर टकराता है। च, छ, ज, झ, ञ, इसलिए इसे तालु, इनका उच्चार स्थान तालु है। ट, ठ, ड, ढ, अड़, इन्हें दोस्त मूर्धा कहते हैं। इसका उच्चार स्थान मूर्धा है। जब हम ट बोलते हैं हमारा जीभ उल्टा होकर मूर्धा पर टकराती है, इसलिए हम बोल के देखते हैं एक बार हैं ट, ठ, ड, ढ, अड़, हमारे जीभ जो है उल्टा जा करके मूर्धा पर टकरा जाती है, इसलिए इसका उच्चार स्थान मूर्धा होगा। चौथा है त, थ, द, ध, न, इसका उच्चार स्थान दंत है। दोस्तों, हम बोलेंगे त, थ, द, ध, न, हम महसूस करेंगे कि हमारा दांत पर जीभ टच कर रही है। हमारे दांत पर जीभ टच कर रही है, इसलिए इसे दंत, इसलिए इसका उच्चार स्थान दंत होगा। प, फ, ब, भ, म, इसे दोस्तों ओष्ठ कहते हैं। इनका उच्चार स्थान ओष्ठ है। इसे हम दोनों ओठ को टच करता है। जैसे बोलेंगे प, फ, ब, भ, म, दोस्तों हम देखते हैं दोनों ओठ टच करते हैं, इसलिए इनका उच्चार स्थान ओष्ठ होता है। दोस्तों, ये जो पंचमा अक्षर है इसे नासिक भी कहा जाता है। इसे नासिक्य भी कहा जाता है। कैसे? इय, अंग, अड़, न, म, जब हम बोलते हैं तो हमारे नाक से भी मुंह आवाज़ हल्का हवा भी निकलता है, आवाज़ निकलती है, तो इसलिए इसे नासिक भी कहा जाता है। इसे नासिक भी कहा जाता है। अंग, इय, अड़, न, म,
जब हम बोलेंगे तो हमारा आवाज़, हमारी नाक से कुछ भी हवा निकलता है, इसलिए इसे हम नासिक कहते हैं। दोस्तों अगला है अंतस्थ। अंतस्थ व्यंजन, जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में श्वास अंदर की ओर खींची जाए उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। दोस्तों हम जब बोलते हैं जैसे य, र, ल, व, दोस्तों हम य बोलते हैं, य माने आवाज़ हवा अंदर की ओर जा रही है, ऐसा महसूस होता है। र, ल, व, इसलिए इसका उच्चारण स्थान अंतस्थ होगा, इसका उच्चारण स्थान अंतस्थ होगा। नोट, य और व को अर्ध स्वर भी कहते हैं, य और व को अर्ध स्वर भी कहते हैं। तीसरा दोस्तों ऊष्म व्यंजन। ऊष्मी व्यंजन, जिन वर्णों के उच्चारण में शरीर में गर्मी पैदा हो जाए उसे उष्ण व्यंजन कहते हैं, उसे उष्ण व्यंजन कहते हैं। दोस्तों भी नहीं रहेगा। इनकी संख्या 4 होती है, इनकी संख्या 4 होती है। ये हैं स, स, ह। दोस्तों जब हम अपनी हथेली को मुख के सामने रखते हैं और बोलते हैं स, ह, तो हमारे शरीर से ऊष्मा निकलता है अर्थात गर्मी निकलती है, इसलिए इसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनका उच्चारण स्थान ऊष्म होता है। आगे देखते हैं। चौथा है संयुक्त व्यंजन। दिखाई पड़ रहा है आप लोग को? चौथा है संयुक्त व्यंजन, जो व्यंजन वर्ण 2 वर्णों से मिलकर बनते हैं उसे संयुक्त व्यंजन वर्ण कहते हैं। इनकी संख्या 4 है, इनकी संख्या 4 है, जैसा कि हम पीछे समझा चुके हैं। क धन स, क धन मूर्धन्य स बराबर 6, त धन र बराबर 3, ज धन इ बराबर ज्ञ, बड़का स और र बराबर स्र। ये 4 वर्ण हैं जो संयुक्त व्यंजन हैं। द्विगुण व्यंजन दोस्तों हम पीछे बता चुके हैं आप लोग को हैं। इनकी परिभाषा है, जिन व्यंजन वर्णों में 2 व्यंजन वर्णों के गुण पाए जाते हैं, अर्थात जैसे अड़ बिंदी लगा हुआ है, 2 व्यंजन वर्ण उसमें हुआ, ढ में बिंदी लगा हुआ है, उसमें भी 2 व्यंजन हुआ। अर्थात जिन व्यंजन वर्णों में 2 व्यंजन वर्णों के गुण पाए जाते हैं उन्हें द्विगुण, 2 गुण पाए जाते हैं, अर्थात द्विगुण व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 2 है। दोस्तों हम यहाँ भी लिख दे रहे हैं, अड़ ढ, जैसे अड़ ढ। नोट देखिए दोस्त, द्विगुण व्यंजन वर्ण को उच्छिप्त, आगत, निर्मित व्यंजन आदि नामों से भी जाना जाता है। द्विगुण व्यंजन को उच्छिप्त, आगत, निर्मित आदि नामों से भी जाना जाता है। वायु अर्थात प्राण के आधार पर, वायु और प्राण के आधार पर व्यंजन के भेद, इनके आधार पर अर्थात वायु एवं प्राण के आधार पर प्राणत्व 2 प्रकार के होते हैं। जैसे अल्प प्राण पहला, दूसरा महाप्राण। अब हम पहला पढ़ते हैं, अल्प प्राण। पहला है अल्प प्राण, जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में थोड़ा कम हवा निकले
जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में थोड़ा कम हवा निकले उसे अल्प प्राण कहते हैं। जैसे प्रत्येक वर्ग, दोस्तों जैसे क ख लिखे थे हम, तो प्रत्येक वर्ग होता है, ऐसे ऐसे कॉलम होता है। तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण और अंतस्थ वर्ण अल्प प्राण होते हैं। अंतस्थ वर्ण अल्प प्राण होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। जैसे पहला क, तीसरा ग, पांचवा अंग, पहला च, तीसरा ज, पांचवा इ, पहला ट, तीसरा ड, पांचवा अड़, पहला त, तीसरा द, पांचवा न, पहला प, तीसरा ब, पांचवा म, प्लस य, र, ल, व। दोस्तों ये सब अल्प प्राण हैं, इनकी संख्या भी लिख लीजिए। इनकी संख्या 14 होती है। इनकी संख्या 14 होती है। इनकी संख्या लिख लीजिए, इनकी संख्या 14 होती है। महाप्राण दूसरा है दोस्तों, महाप्राण जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकले, जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकले उसे महाप्राण कहते हैं, उसे महाप्राण कहते हैं। जैसे प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण और ऊष्म व्यंजन भी, और महाप्राण जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकले उसे महाप्राण कहते हैं। जैसे प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण और ऊष्म व्यंजन भी महाप्राण है, ऊष्म व्यंजन भी महाप्राण है। आगे देखते हैं हम, जैसे दूसरा ख, चौथा घ, दूसरा छ, चौथा झ, दूसरा ठ, चौथा ढ, दूसरा थ, चौथा ध, दूसरा फ, चौथा भ, प्लस स स ह, स ह भी महाप्राण है, भी महाप्राण है। इनकी संख्या दोस्तों लिख लीजिए, इनकी संख्या 14 कितना होती है, 5 × 10 4 14। दोस्तों उस तरफ लिख लीजिए 19, ये 14 नहीं है, 5 × 15 4 19, ये 19 है। ये 19 बना लीजिए आप लोग उस तरफ, 32 14 हो गया। नोट देख लीजिए, इनकी संख्या 14 होती है, 14 होती है। नोट देखिए, प्रत्येक स्वर वर्ण न तो अल्प प्राण है और न ही महाप्राण है, न ही महाप्राण है। दोस्तों अब हम अपनी बारी कहीं विराम देते हैं और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और अपने दोस्तों रिश्तेदारों तक शेयर करें। जो भी भाई बहन यूपी टेट की तैयारी करना चाहते हैं हमारे चैनल पर विजिट करें। हमारा
टेलीग्राम चैनल का नाम है श्याम इंस्टीट्यूट ज्ञानपुर। मेरा टेलीग्राम का नाम है श्याम इंस्टीट्यूट ज्ञानपुर पर विजिट करें, वहाँ भी हमारा वीडियो अपलोड होता है। धन्यवाद।